हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर के अंदर यहाँ तक पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण हम आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अब हम आगे इसको चलाएंगे। तो नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे थे। तो नाइट्रोजन चक्कर यानी कि नाइट्रोजन साइक्लिंग क्या है? तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है कि ये हमारी ग्रोथ कराता है, कि ये प्लांट की भी ग्रोथ कराने के काम आता है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीवन बिना ग्रोथ के नहीं चल सकता। तो इस तरह से नाइट्रोजन की बात करेंगे, लेकिन एक नाइट्रोजन की एक समस्या है कि नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, ना ही प्लांट ले सकते हैं, इसलिए इसका रूप बदलना जरूरी है। और वो रूप बदल सकता है किसमें? जब हम इसको इस साइक्लिंग में यूज करें या प्रकृति इसको चेंज करके दे। इसलिए आप यहां से ये चीज नोट करें, ध्यान से पढ़ें। अधिकांश जीव यानी कि पादप सहित यानी प्लांट भी साथ में आएंगे, इस गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग करने की सामर्थ्य नहीं रखते, मतलब कैपेसिटी नहीं है हमारी। और सामर्थ्य नहीं की बात कर रहा है, कैपेसिटी नहीं है हमारी, इस तरह की व्यवस्था की बात करता है। नाइट्रोजन का उपयोग योग्य स्वरूप अर्थात किस रूप में ले सकते हैं हम? नाइट्राइट या नाइट्रेट को ही ग्रहण कर सकते हैं। अतः वायुमंडल नाइट्रोजन का रूपांतरण इस रूप में होना आवश्यक है ताकि पौधे व जंतु अपनी वृद्धि पा सके, और ऐसा नाइट्रोजन चक्कर के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो यही बात हम समझ रहे थे, और यही बात यहाँ पर आप नोट करना चाहें इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन के बारे में और देखते हैं, और इस साइक्लिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है, 78% है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है? तड़ित यानी स्ट्रॉम आते हैं, थंडर कह सकते हैं, वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी ऑक्साइड में चेंज कर देंगे। वर्षण का मतलब है यहाँ पर बारिश होना, और वो बारिश होकर इस तरह से नाइट्रेट के अंदर चेंज हो जाएगी, मतलब पानी के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्रेट बन जाएगा, और प्लांट उसको क्या कर लेंगे? प्लांट उसको ग्रहण करेंगे और वो प्रोटीन के रूप में स्टोर कर लेंगे। तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में जाती है किस रूप में? प्रोटीन के रूप के अंदर। यह यहाँ से नाइट्रीकरण भी डायरेक्ट हो सकता है, तो इस तरह से की भी व्यवस्था बात की जाती है। मान लो थंडरस्टॉर्म नहीं आते हैं तो भी क्या होगा? इसका स्थिरीकरण होगा और नाइट्रीकरण हो सकता है। इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि जो उपयोगी चीज है नाइट्रेट, यहां तक पहुंचने में इसको दो प्रोसेस हो सकते हैं, इसके दो प्रोसेस इसके हो सकते हैं, या कह सकते हैं इसके दो चरणों में ये हमें प्राप्त हो जाएगी। उन चरणों को हम पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं वो, तो पढ़ते हैं। पहला, नाइट्रोजन चक्कर के चरण यानी कि स्टेज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये दो स्टेज थी, इन दो स्टेज के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेज क्या है? प्रथम चरण क्या कहता है? किसके बारे में? नाइट्रोजन। प्रथम जो चरण है या प्रथम जो स्टेज है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, इस पहली स्थिति की बात करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे इसको। अब यहां पर देखें, कुछ जीव होते हैं, राइबोजियम नाम का एक जीव है, वो क्या करता है? वो सहजीवी जीवाणु है जो लेग्यूमिनस कुल के पौधे को, यानी कि अरहर का पौधा होता है या फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों की गांठों में उपस्थित होते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया क्या करता है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन करता है। वो कौन सा है? राइजोबियम है, सहजीवी कहा गया है, यानी ये पौधे को क्या देगा? नाइट्रोजन देगा, और पौधे से क्या ले लेगा? ये
ग्लूकोज प्राप्त करेगा, पौधे का तैयार भोजन प्राप्त करेगा और इस तरह से आदान प्रदान होगा, तो उसी को कहेंगे सहजीवी। और लेग्यूमिनस कुल के पौधों में ये पाया जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन आया है। इसी प्रकार माइकोराइजा भी क्या होता है, एक कवक होता है जो सहजीवी के रूप में कार्य करता है, और एक अन्य जीवाणु जो मिट्टी में मौजूद होता है उसका भी नाम याद रखें, उसको क्या बोलते हैं हम, ये देखें अब दिख गया होगा, एजोटोबैक्टर या क्लास्ट्रोडियम कहते हैं। यह भी यह कार्य बखूबी करता है। कौन सा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है नाइट्रोजन की हमारे पास पहुंचने की। तो कौन कौन कर रहे हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं द्वितीय चरण क्या है, वो है क्या है, नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रीफिकेशन। तो नाइट्रीफिकेशन या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में दोनों में डिफरेंस है, वो ध्यान से समझना है। अब ये देखें, ये क्या कहता है, नाइट्रोसोमोनास, यह अमोनिया को नाइट्राइट के रूप में बदलता है। यह ऑक्सीजीवाणु होता है। ये क्या होगा, ऑक्सीजीवाणु होता है, यानी बैक्टीरिया होता है। ये नाइट्रोबैक्टर, यह अनऑक्सी जीवाणु, अनऑक्सी होता है जो ऑक्सीजन वायुमंडल से नहीं लेता, ऑक्सी होता है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर अपना जीवन चलाएगा। अनऑक्सी जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट के रूप में बदलने में कार्य करता है, ताकि पौधे भूमि से इसे अवशोषित कर सके। और यह नाइट्रेट दरअसल नाइट्रोजन का ही एक लवण यानी कि एक साल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बारे में समझ सकते हैं। एक बार थोड़ा सा समझें क्या क्या बात बताई गई है। दो चरण है हमारे, दो स्टेज हैं हमारे पास। एक बार उस स्टेज को दोबारा देख लेते हैं। क्या थी प्रथम स्टेज, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में तो हम इनका नाम लेंगे राइजोबियम और माइकोराइजा या एजोटोबैक्टर, इनके बारे में कहेंगे। ये क्या करते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। दूसरी स्टेज क्या है, नाइट्रीफिकेशन। तो हम किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ पौधे किसी नाइट्रोजन को प्राप्त कर रहे हैं, किसके बाद, द्वितीय चरण नाइट्रीफिकेशन के बाद। क्लियर है, वहां सिर्फ स्टोरेज की जा रही थी पहले स्टेज में, अब वो यूज करने लायक हुई है दूसरी स्टेज में। उसके लिए कौन जिम्मेवार है, नाइट्रोसोमोनास। ये अमोनिया को नाइट्रोजन के रूप में बदलता है, जो ऑक्सी जीवाणु कहलाता है, यानी कि ऑक्सी बैक्टीरिया है। नाइट्रोबैक्टर, जो नाइट्रोबैक्टर की बात की जा रही है, या ऑक्सी जीवाणु है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट के रूप में बदलने में कार्य करता है, ताकि पौधे इसको ऑब्जर्व कर सके, अवशोषित कर सके। नाइट्राइट क्या है, नाइट्रोजन का एक साल्ट है, लवण है। इस तरह की व्यवस्था यहां देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझें, काफी इंपॉर्टेंट है। पौधे इस नाइट्रेट को अमीनो एसिड किसमें रूप में बदल देते हैं, अमीनो एसिड में। इसी पॉलीमर यानी बहुलक को प्रोटीन निर्माण करता है। अतः क्या होता है, ये प्रोटीन निर्माण करने में सहायता देगा। इसी को हम प्रोटीन कह सकते हैं, जो कि उसकी वृद्धि का आधार होता है। तो प्रोटीन क्या है या अमीनो एसिड क्या है, उसकी वृद्धि का आधार होता है। जब इन पौधों अथवा उनके उत्पादों को जीवधारी खाते हैं, जो पौधे लिया, तो यही प्रोटीन उनके शरीर में पहुंचकर उनकी वृद्धि करने में सहायक होता है। ठीक है, तो प्रोटीन किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से बना हुआ है। जब पौधे व जीवधारी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जब पौधे या जीवधारी मर जाते हैं, तो प्रोटीन का अवघटन किसके रूप में हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाएगा अमोनिया के रूप में। तो अब वो दोबारा फिर किस में आ गई, अमोनिया में आ गई। अमोनिया को दोबारा किस में किया जाएगा, नाइट्रेट के रूप में किया जाएगा।
नाइट्रेटस के रूप में किया जाएगा, नाइट्रेट बनाया जाएगा और अमोनिया के रूप में हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन। तो ये भी क्वेश्चन क्या आता है कि अमोनिफिकेशन क्या है? प्रोटीन का अमोनिया में बदल जाना अमोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। नाइट्रिफिकेशन क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन क्या कहेगा? इस अमोनिया को प्रोटीन या अमीनो एसिड में बदल देना क्या कहलाएगा? ये नाइट्रिफिकेशन है, यानी नाइट्रेट में बदल देना। इस तरह की व्यवस्था को हमने समझना है और याद रखना है। आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आगे देखते हैं। कुछ विनाइट्रीकरण जीवाणु डेनिफिकेनाइन बैक्टीरिया आते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, एक्रोमेक्टर या थायोबैसिलस। डिनाइट्रिफिकेशन आदि नाइट्रेट को पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन के रूप में बदल देते हैं। यानी कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे? नाइट्रेट को दोबारा वायुमंडल में किसके रूप में बदल देंगे? नाइट्रोजन के रूप में बदल देते हैं, ताकि वायुमंडल नाइट्रोजन का स्तर संतुलित बना रहे। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विनाइट्रीकरण कहते हैं या डेंट्रीफिकेशन कहा जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन, सॉरी, क्या कहा जाएगा? नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो इस तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो काफी चीजें निकलकर यहां से आती हैं। अब आगे देखते हैं। जल चक्रण, वाटर साइकिल की बात कर रहा है। जो वाटर है हमारी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है, काफी मात्रा में है, लेकिन वो जो अवेलेबल वाटर है वो किस रूप में पाया जाता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में बताया जाता है, उसको समझे। जैसे साइलिनी वाटर, खारा जल, जो कि लगभग पृथ्वी के वाटर का कितना है? 96.5 महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है। तो ज्यादातर ऐसा पानी है जो पीने लायक नहीं है। फिर है मीठा जल यानी फ्रेश वाटर, जो कि मात्र 3.5 ही है, लेकिन इसमें से भी, या इसको ही 100% मान ले भाई, जो बचा पीने लायक उसका क्या है? वो हिमखंडों में जमा हुआ है या अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है 30%। झील, लेक, तालाब, पौंड, नदियों, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इस तरह की व्यवस्था, बाकी बचा हुआ जल कहाँ होगा? यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब क्या है? हमें कितना मिला? 69 तो कहाँ पर हो गया? फ्रेश वाटर, हिमखंडों में, जो आइस कैप हैं, आइसबर्ग बने हुए हैं उनके अंदर। और 30% कहाँ पर है? 30% है हमारा अंडरग्राउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1% पानी ही पीने के लिए है, और वो भी कितना कहाँ पर है? नदियों में है, तालाब, लेक्स, वायुमंडल के एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। तो आगे समझते हैं इसके बारे में। और ये किस रूप में चक्रण होता है? जैसे वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंशन और प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा का आना, और इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? यानी कि जो जमीन के अंदर पानी चला जाता है, आदि के चलते जल का चक्रण होता है, जिसे निम्न स्वरूप से हम समझ सकते हैं। तो इसको एक बार उसको भी देख लेते हैं। किस रूप में देख सकते हैं? ये हमारा रूप है। वायुमंडल यानी समुद्र का जल वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में गया। वायुमंडल के अंदर और कैसे आया? भूमि से एक्वाफायर जल होकर कहाँ गया? ट्रांसपिरेशन हुआ, या पेड़ पौधे भी ट्रांसपिरेशन करेंगे। पार्थिव जल, जो पृथ्वी का जल है, वो भी किसके रूप में गया? वो वाइपराइजेशन हो जाता है, और वर्षा के रूप में ये दोबारा हमारे पास पहुंच जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं? वाटर साइक्लिंग कहा जाता है। इस तरह की व्यवस्था हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सल्फर चक्र की बात करेंगे। सभी जीव द्वारा उपस्थित अमीनो अम्ल में सल्फर की उपस्थिति
पाई जाती है। तो सभी जीवों में क्या होता है, सल्फर की उपस्थिति होती है अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड, जिससे प्रोटीन तैयार किया जाता है। वायुमंडल में सल्फर जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल और ज्वालामुखी विस्फोट यानी वॉल्केनिक प्रोसेस के कारण आता है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, जैसे डीजल है, डीजल के अंदर सल्फर मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है, ताकि गाड़ियों को नॉकिंग से बचाया जा सके। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन वो क्रिया को तो तेज कर देता है, लेकिन ईंधन के रूप में यूज नहीं होता। और उस प्रोसेस में जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो क्या बना देगा, सल्फर का ऑक्साइड बना देगा। और सल्फर का ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यानी O2 के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा। जैसे ही बारिश हुई यानी कि H2O दोनों मिलकर क्या बना दिया, उन्होंने बनाया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को हम एसिटिक रेन के रूप में भी जानते हैं। तो एसिटिक रेन किसकी वजह से हुई, ये सल्फर का ही एक चक्रण है। सल्फर वायुमंडल में गई, वायुमंडल से वापसी जल में आ जाती है, जलमंडल। इस तरह का ही प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह से ये सारी क्रियाएं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ये बैलेंस करने के लिए नहीं था। आगे बात करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस अलग तरीके से किया जाता है, वो साइंस का विषय है। दूसरी ओर जलीय, दोबारा देखें, दूसरी ओर जलीय स्थलीय पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में सल्फर चट्टानों के अपक्षय या अपर्दन, वेदरिंग यानी कि मौसम के अनुसार या इरोजन के कारण यहाँ पर क्या होता है, टूट जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से प्रवेश संभव बन जाता है। स्थलीय परितंत्र में से सल्फर के सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो किस रूप में ग्रहण करते हैं, इसके सल्फेट। जितने भी पृथ्वी के अंदर सल्फर के साथ क्रिया करके जो भी चीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम, सल्फेट। जैसे सोडियम सल्फेट, क्योंकि जो वायुमंडल में से आई, पानी के अंदर क्या आया, H2SO4, क्या आ गया, H2SO4। और उसने किसके साथ क्रिया की, सोडियम के साथ, तो क्या बना लिया, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। यानी कि सल्फर जहां किसी मेटल के साथ जाएगी तो उसका नाम क्या होगा, सल्फेट हो जाएगा। यानी कि पहले धातु का नाम, मेटल का नाम, फिर उसको सल्फेट के रूप में जाना जाता है। इस तरह से ये अटैच हो जाएगी। आगे देखते हैं। इसी सल्फेट को क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के माध्यम से पहले अमोनिया अम्ल में और फिर प्रोटीन में बदल दिया जाता है। यही प्रोटीन विभिन्न जीवधारियों को प्राप्त हो जाता है। जब अपने जीवधारी उत्सर्जन कार्य करते हैं, मतलब बाहर चीजें निकाल देते हैं खाई पी को, तो उत्सर्जन कार्य करते हैं, तथा अथवा जब इनके मृत शरीर का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो सल्फर विभिन्न जल स्रोतों में जैसे तालाब, झील, समुद्र और मिट्टी के निक्षेपित यानी सेडिमेंटेड के रूप में चली जाती है। तो यही क्या कहलाता है, सल्फर का साइक्लिंग कहलाता है। तो आपको शायद ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे फास्फोरस की। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा हमारी हड्डियां के अंदर फास्फोरस पाया जाता है। तो इस तरह से फास्फोरस की हम बात करेंगे, फास्फोरस के साइक्लिंग की बात करेंगे। जीवधारा के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यह कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, नाभिकीय अम्लों, नाभिकीय अम्लों का मतलब क्या है, ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, नाभिकीय अम्लों यानी कि न्यूक्लियस एसिड आदि में उपस्थित होता है। साथ ही दांतों और हड्डियों की वृद्धि और मजबूती हेतु भी विशेष कार्य करता है या योगदान देता है। चट्टानों में फॉस्फेट के रूप में उपस्थित होता है। तो ये किस में रूप में मिलेगा, फास्फोरस
फॉस्फेट के रूप में मिलेगा। यह भी जिस भी मेटल के साथ अटैच होगा उसको क्या कहेंगे, वो फॉस्फेट के साथ नाम लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। और वायुमंडल में यह नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना है, फास्फोरस वायुमंडल में नहीं पाया जाता। बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन सा पोषक तत्व वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो कौन सा नहीं पाया जाता, फास्फोरस नहीं होता। वेदरिंग एवं इरोशन की क्रियाओं द्वारा यह फॉस्फेट अंतिम तौर पर समुद्र तक पहुंचता है और वहां पर यह सेडिमेंट के रूप में संचित हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, और यहाँ से वह विभिन्न जैविक माध्यमों से जैसे पक्षी, मछली आदि के रूप में स्थलीय भागों तक पहुंचता है। तो इस तरह से फास्फोरस का क्या होता है, रिसाइकलिंग हो जाता है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा, दूसरी ओर फास्फोरस के आयन भूमि के विलयन से घुल जाते हैं जिन्हें पौधे अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब फास्फोरस अब कहाँ पहुंच गया, मिट्टी के साथ मिला और मिट्टी के साथ मिलकर वो पौधों के अंदर चला जाता है। इन्हीं पौधों से वह सभी जीवधारियों तक पहुंच जाता है। अतः जब ये जीव मरते हैं, यानी पृथ्वी ने दोबारा कैसे प्राप्त करेगी, हमारे मरने के बाद, और सूक्ष्म जीवों द्वारा जब वो डिकम्पोज हो जाएगा, फॉस्फेट पुनः कहाँ पहुंच जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। इस पर ये जल में भी चला जाता है। ये फॉस्फेट निक्षालन यानी लिंचिंग की प्रक्रिया द्वारा जल में भी मिल जाता है। तो पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, एक और नई चीज निकल के आई, कीस्टोन स्पीशीज। ये क्या है, कीस्टोन क्या है? कीस्टोन का मतलब है वो चाबी है, ऐसा जीव की चाबी, ऐसी जाति की चाबी, अगर वो नहीं होगा तो पूरे सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला में वो महत्वपूर्ण जीव जो उस खाद्य श्रृंखला को चलाए रखेगा, अगर वो नहीं है तो वह डिस्टरबेंस आ जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, कीस्टोन। जैसे भूरा समुद्री घास, कैल्प, ये किसका हिस्सा है, ये किसको, ये इसको कौन यूज करता है, यूनिकाइन। और सी ऑक्टर यानी कि एक सदनधारी है, वो किसको ले लेगा, ये इस जीव को खा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये जीव नहीं रहा एटमॉस्फेयर में या किसी इकोसिस्टम में, ये जीव नहीं है, तो इसकी तादाद बढ़ जाएगी। इसकी तादाद बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, इस कैल्प को बिल्कुल खत्म कर देगा। और कैल्प खत्म हो जाता है समुद्र से तो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और जीवधारियों के और जीवों के जीवन पर भी संकट आ जाएगा। इसीलिए जो सी ऑटर है वो क्या है, ये एक किस्म से क्या हुआ हमारा, की स्टोन स्पाइसीज हो गया। क्लियर है, जो की स्टोन स्पीसीज माना जाएगा। इस तरह की व्यवस्था बात करेंगे हम, याद रह जाएगा। आगे देखते हैं। इस श्रृंखला में वही चीज लिखी है, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। पूरी भूमिका नहीं आता, इसलिए इसको कीस्टोन स्पीशीज की श्रेणी में रखा जा सकता है। आगे बात करते हैं संक्रमिका यानी इकोटोन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। दो या दो से अधिक पारितंत्रों के बीच की सीमा रेखा अथवा संक्रमण अक्षेत्र, ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाएगा। ये कई बार क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, इकोटोन क्या होता है। दो पारितंत्र हैं, कैसे, एक स्थल है, एक मान लो जल है, या क्या कह सकते हैं एक नदी है और एक उसका किनारा है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक वेटलैंड यानी दलदली जमीन बन सकती है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका इकोटोन कहलाएगा। मतलब दो पारितंत्रों के बीच में दोनों गुण, थोड़े थोड़े दोनों के गुण रखने वाला क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं, उसको आप अच्छे से समझ ले। एक बार देखिए, जब कभी ऐसा क्षेत्र सीमा रेखा बाउंड्री में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है,
मतलब ऐसा कोई परिवर्तन आ जाए, उसकी बाउंड्री चेंज होने लग जाए, किसकी, इकोटोन की, जो दोनों के बीच में है। तो ऐसा जलवायु परिवर्तन के चलते ही संभव हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है इकोटोन की बाउंड्री किस वजह से चेंज हो जाती है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण। तो यही कारण है कि इस संक्रमिका यानी इकोटोन को कभी कभी पर्यावरण का बैरोमीटर भी कहा जाता है। जैसे वो बैरोमीटर मौसम चेंज के बारे में बताता है कि तूफान आएगा, क्या होगा, मौसम ठीक रहेगा। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर का बैरोमीटर किसे कहा गया, इकोटोन को भी बोला जाता है। यह एक तरह का पर्यावरण की स्थिति को बताने का संवेदी संकेत है। तो इस तरह से क्या है, ये संकेत देता है। हमें आगे देखते हैं, इससे आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाए। क्या, जैसे खारा पानी है, मीठा पानी, सॉफ्ट वाटर, और इसके बीच में क्या होगा, एक इकोटोन बन जाएगा जहां पर खारा पानी और मीठा पानी मिलता हो। जैसे हमारी नर्मदा नदी सीधे समुद्र में जाकर गिर जाती है, तो वो जो नर्मदा नदी का पानी है मीठा पानी है, और समुद्र का क्या होगा, खारा पानी है। तो वहां पर किसका निर्माण हो जाता है, एस्चुरी बनाते हैं। तो हमने बहुत बार ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एस्चुरी बनाते हैं। तो एस्चुरी क्या है, इकोटोन है। एस्चुरी क्या है, संक्रमिका है, किसकी, खारे पानी और मीठे पानी की। याद हो जाएगा। यहाँ पर जलीय जीवों के लिए बहुत अच्छा है, मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छा है। क्यों, मीठे पानी की मछलियां मिलेंगी, खारे पानी की भी मछलियां मिलेंगी। ये एस्चुरी यानी कि ज्वार नद मुख कहा जाएगा, जहाँ पर मीठा और खारा पानी आकर मिलता है। हमारे भारत के अंदर जो सरकरी गुजरात के अंदर है, वो क्या है, एक एस्चुरी कही जाती। आगे देखते हैं, और थोड़े से एक आधा और उदाहरण देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जलदली अक्षेत्र, स्वैम्पी मर्सरी जोन, ये क्या होता है, ये ऐसा जोन है जो नदियों के आसपास पाया जाता है दलदली रूप में। और देखते हैं मैनग्रोव। मैनग्रोव क्या है, जो स्थल और जल के बीच का क्षेत्र है, और उसको हम इकोटोन ही कहेंगे। मैनग्रोव भी एक इकोटोन का ही उदाहरण है। तो इनको आप अच्छे से नोट करें। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इकोटाइप, पारिस्थितिकी प्रारूप। ये क्या कहता है, जीवों की एक ऐसी प्रजाति अथवा जनसंख्या जो किसी स्थानीय पर्यावरण की दशाओं के अनुरूप स्वयं को ढाल ले और ढालने की या अक्षमता रखती हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको पारिस्थितिकी प्रारूप यानी कि इको टाइप कहेंगे। मनुष्य भी एक किस्म से इको टाइप ही है, क्योंकि वो मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। वही मनुष्य आज राजस्थान में रहता है तो वही यूरोप में जाकर भी रह लेता है। थोड़ा टाइम दिक्कत आएगी और उसके बाद वो चेंज महसूस कर जाएगा, या उसमें रम जाएगा या रह जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं। ऐसे जीव क्या कहते हैं, इको टाइप। वो काफ़ी माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, वो इको टाइप होते हैं, पारिस्थितिकी प्रारूप होते हैं। तो ध्यान से एक बार इसको पढ़ लो। जीवों की एक ऐसी प्रजाति अथवा जनसंख्या जो किसी स्थानिक पर्यावरण दशाओं के अनुकूल स्वयं को ढालने में की अक्षमता रखती हो। ठीक है, ऐसी जीव जाति उच्च जैव अक्षमता यानी कि बायोटिक पोटेंशियल दिखलाती हैं। तो उनमें काफी क्या होती है, बायोटिक पोटेंशियल होती है, जैव अक्षमता होती है। इनकी प्रजनन दर उच्च होती है। ऐसे जीव जातियों में यह भी प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह बाह्य लक्षणों में भले ही किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र के परिस्थिति प्रारूप से भिन्न दर्शाती हो, परंतु ये उनके साथ अंतर संबंध, अंत्य प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से वो बेशक से अलग हों, लेकिन उनके अंतर संबंध बन जाते हैं। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, वो इको टाइप कह सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, पारिस्थितिकीय प्रवणता, इको लाइन। ये क्या है, इसको समझे। ऐसी पारिस्थितिकीय
अंतर यानी कि इकोलॉजिक ग्रेडिएंट भी कहा जाता है जब कभी भौतिक रासायनिक पर्यावरण विभिन्नता जो फिजिकल केमिकल वेरिएशन के चलते किसी जीव जाति की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति संभव बन जाती है। मतलब कोई ऐसा चेंज आ जाए जिससे किसी जाति की उपस्थिति या अनुपस्थिति संभव बन जाती है, या तो वो वहां पर रहे या लुप्त हो सकता है। उस स्थिति को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी प्रवणता का नाम दिया जाता है। तो पारिस्थितिकीय प्रवणता इकोलाइन कहलाती है। यह एक तरह की भौतिक संक्रमण अक्षेत्र फिजिकल ट्रांजिशन जोन का कार्य करता है। तापांतर की स्थिति, थर्मोलाइक, रासायनिक। अब इससे हमें कुछ शायद ना समझ में आया हो तो इसको सिंपल वे में समझते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये जीव वहाँ पर नहीं आते, आगे दूसरे जीव आ जाते। तो किसकी वजह से हो सकता है, जैसे ठंडा क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या होंगे, कुछ अलग जीव होंगे। फिर धीरे धीरे क्षेत्र चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, तो जीवों में भी वो डिफरेंस आ जाएगा। मतलब वो जीव वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, वो जीव वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे हम राजस्थान की तरफ जाएं तो थोड़े से अलग से जीव मिलेंगे, हम उत्तराखंड की तरफ चले जाएं तो अलग से जीव मिलेंगे, बीच के अंदर कुछ अलग से जीव हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इको लाइन कहा जाता है। मतलब कुछ चेंज आया उस लाइन पर तो जीवों की वैरायटी, वनस्पति की वैरायटी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से इसको सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं। जल के कारण भी हो सकता है, तो इनको एक बार आप नोट कर सकते हैं, जान सकते हैं। आगे देखते हैं। यह है प्राणी क्षेत्र इको जोन। पृथ्वी के स्थलीय भाग के अंदर जैव भौगोलिक विभाजन, बायोग्राफिकल डिवीजन को ही प्राणी क्षेत्र कह सकते हैं। आप इसका क्या कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद करने के लिए ही है कि जैसे लाइकेन, थैलोफाइटा, वो वायुमंडल में प्रदूषण को शो करता है। किसके प्रदूषण को, वो सल्फर के डाइऑक्साइड को ही कहता है। अगर ये बढ़ जाता है तो इनकी तादाद भी बढ़ जाती है। यानी कि ये ऐसी चीज हैं, इनके बढ़ने से या इनके घटने से इन पर असर होता है, इनको हम देखकर बता सकते हैं। तो जैसे रिवर ओटर है, ये एक स्तनधारी है जो नदी में पाया जाता है। अगर पानी साफ होगा तो ही ये उसमें मिलेगा, अगर ये कम है तो इसका मतलब प्रदूषण हो गया। तो आज यहाँ तक ही, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।